नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, आप जानते हैं, सारी रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं। लेकिन बंगाल के बारे में इन जनरल बहुत सारे शब्द युग्म हैं जो हिंदी भाषा भाषी संसार में तरह तरह के कौतूहल पैदा करते हैं। इनमें से एक शब्द है जो बहुत ही प्रचलित भी है और बहुत उसको लेके कम से कम मैंने बहुत बार सुना है, लेकिन मैं खुद भी उसको नहीं समझता कि उससे जो ध्वनि हम हिंदी में समझते हैं और जो उसका असल मतलब होगा वो क्या होगा। लेकिन फिर भी चूँकि उसको लेके कौतूहल है, मेरे मन में भी था और मेरे पास संयोग है कि उसका मैं हल कर सकता हूँ। मैंने कोशिश की है, जो अभी आप साक्षात्कार देखेंगे उसमें भद्रलोक नाम का एक शब्द जो बंगाल के बारे में प्रयुक्त होता है, मेरा ख्याल है बंगाली इलीट के बारे में वो शब्द है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, जैसा मैंने कहा कि मैं नहीं समझता उसको, उसके बारे में मैं बात करूंगा। संयोग है कि एक समय में श्रीमती गांधी की सरकार में कॉमर्स और इंडस्ट्री के मंत्री रहे देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, उनकी नातिन मेरे साथ हैं और मुझे उनके घर में ही रुकने का संयोग मिला है, तो मैं इस सुविधा का लाभ उठा रहा हूँ और उनको मैंने साक्षात्कार के लिए तैयार किया है और उनसे मैं समझूंगा। ये इलाका भी है साल्ट लेक, जो बहुत प्रसिद्ध है और यहाँ एक आप कह सकते हैं कि बंगाल का पढ़ा लिखा और एक हद तक रईस हिस्सा जो है वो यहाँ बसा। जब ये इलाका समुद्र में से निकाल के और इसको रहने लायक बनाया गया, ये वाम मोर्चा के ज़माने में ही बना था और तृणमूल ने भी उसको कंटिन्यू रखा। क्या क्या किया है ये मैं इन्हीं से पूछता हूँ, लेकिन उसके पहले सबसे पहला सवाल मैं आपसे करूँगा, ये भद्रलोक क्या है? हम हिंदी वाले इसको एक संज्ञा के तौर पे तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत समझते नहीं हैं। ये शब्द आया कहाँ से? जी, पहले तो थैंक यू। और भद्रलोक को मतलब अगर मैं अंग्रेज़ी में इसका अनुवाद करूं तो उसका मतलब होगा भद्र यानी सिविलाइज्ड। तो जो मनुष्य सिविलाइज्ड है या कल्चर्ड है, हम अंग्रेज़ी में कह सकते हैं। तो इसका एक तरीके से आप कह सकते हैं, अगर परिभाषा इसकी कोई दी जा सके तो बोल सकते कि ऐसे लोग जिनको फाइनर थिंग्स, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि आर्ट या कल्चर और पढ़ाई, इनकी मतलब एडुकेशन इनका हाई होता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये जो एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई शब्द जिस ज़माने में उसको पहले उसका प्रयोग हो, फिर वो प्रयोग होते होते उसका मतलब भी बदल जाता है। तो भद्रलोक जो है शायद किसी ज़माने में अपर कास्ट, मतलब आप क्या कहेंगे उसको, ऊंची जाति के साथ इसका शायद मतलब ऊंची जाति के लोग भद्रलोक, क्योंकि उन जो ब्राह्मण थे या वो पढ़े लिखे लोग, जमींदार थे। हाँ, तो पढ़े लिखे लोग थे। लेकिन आज मुझे लगता है कि ये सिर्फ उनके लिए लागू नहीं है, क्योंकि एक कैरावैन जो पत्रिका है उसमें एक एकेडमिक है राहुल मुखर्जी के नाम से, उन्होंने बड़ा अच्छा परिभाषा दिया है भद्रलोक का, कि उन्होंने कहा है कि भद्रलोक वो है जो हाथ से काम नहीं करता है, मतलब मैनुअल लेबर। क्योंकि एक एस्पिरेशन है, हम एम.एन. श्रीनिवास, मैंने समाज विज्ञान पढ़ा है, मतलब जिसको कहते हैं सोशियोलॉजी। तो उसमें हम लोग एम.एन. श्रीनिवास के ऊपर पूरा एक पेपर करते थे, 8 पेपर्स में से एक कास्ट पर था और पूरा उनके काम पर था। तो उसमें एक हम शब्द पढ़ते, संस्कृताइजेशन। इसका क्या मतलब है कि जो ऐसा नहीं है कि जो ऊंची जाति और नीची जाति है वो फिक्स्ड है। नीची जाति के लोग चाहते हैं कि वो देखते हैं कि ऊंची जाति के लोग, मान लीजिए पढ़ लिख रहे हैं या फिर फिल्म देख रहे हैं या कोई नाटक देख रहे हैं, तो उनको लगता है कि हमें भी ये करना चाहिए, फिर हम भी उस जाति की तरह हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं संस्कृताइजेशन। ये जो एस्पिरेशन और ये एमुलेशन अंग्रेजी में कहते हैं कि हम कॉपी कर रहे हैं, उसी की तरह कर रहे हैं। तो ये भद्रलोक का जो एक ज़माने में शायद 100 साल पहले या 200 साल पहले, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी आपको मालूम है सबसे पहले यहाँ उन्होंने अपना सत्ता जमाया था, तो उनको 200 सालों में भद्रलोक जो पहले जो शायद ज़मींदार थे या ब्राह्मण थे, उसके बाद अब बहुत ऐसी जाति है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, वो भद्रलोक को कॉपी करते हैं। तो आज जो है भद्रलोक एक एलीट, आपने वो इस शब्द का प्रयोग किया था ना, एलीट। तो
उस हिसाब से अंग्रेज़ी में जैसे जैसे हम एलीट बोलते हैं वो सही नहीं होगा मेरे ख्याल से। भद्रलोक चाहे वो जो भी भद्रलोक है उनको शायद लगे कि हम एलीट है, पर ये सही नहीं होगा। नहीं, बहुत लोग भद्रलोक, क्योंकि ये है, इसको आप कह सकते हैं एक अंग्रेज़ी में जिसको कहते हैं एस्पिरेशन। तो जो भी एस्पायर कर रहा है अच्छी चीज़ों के लिए वही और आज तो हर कोई एस्पायर कर रहा है ना, तो है ना, तो वो है। तो इस संसार में जो जिसकी परिभाषा भी आपने काफ़ी बेहतर तरीके से की, मेरा ख्याल है हिंदी के में तमाम दर्शक जो सत्य हिंदी को देखते हैं उसमें आपकी इतनी अच्छी हिंदी बंगाल से सुन के उनको मज़ा आएगा कुल मिला के, क्योंकि उनके तमाम रिपोर्टर्स भी मेरे समेत इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते हैं जितनी सही ढंग से हिंदी आप बोल रही हैं। अच्छा लगा। खैर, तो अब ये बताइए, इस भद्रलोक में जो कुछ हो रहा है इस समय बंगाल में, अब इस समय चुनाव का वक्त है और 19 में हुआ जो लोकसभा के चुनाव में, इसको लेके किस तरह की हलचल है, समर्थन है, विरोध है, डर है या सहमति है? ये एक बंगाल का अब तक का जो भी चेहरा 70 सालों में 72 सालों में हम लोगों की जानकारी में है, मेरी उम्र के तमाम लोगों में, ये अब जो चेहरा सामने आ रहा है, ये मतलब ये इसी वजह से दिल्ली का तमाम प्रेस यहाँ आया हुआ है। इसमें कुछ किसी किस्म का चाहे नकारात्मक चाहे सकारात्मक आकर्षण है इसको लेके, इसकी न्यूज़ वर्दीनेस है जिसे कहते हैं जी। तो इसमें भद्रलोक में इसको लेके क्या विचार मंथन है, प्रतिक्रिया है, डर है, क्या है? देखिए, एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि भद्रलोक तो एक जाति या एक एलीट तो अब है नहीं, बहुत लोग एक्चुअली भद्रलोक है। लेकिन अगर आपके शब्द को मैं लूँ कि एलीट, तो उसके हिसाब से अगर आप मुझे पूछ रहे हैं कि एलीट क्या सोच रही है, तो मुझे लगता है कि एलीट का एक बहुत बड़ा रोल भी होता है, क्योंकि वो मैंने कहा आपसे समाज विज्ञान में पढ़ चुकी हूँ, तो हम लोग पढ़ते हैं कि ये मीडिया में होते हैं। जैसे जो मार्क्सवादी जो है एंटनी ग्राम्स्की, उनके हिसाब से कि वो मीडिया में काम करते हैं तो वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, तो इस वजह से उनका वो संख्या में चाहे कम भी हो, लेकिन उनका जो प्रभाव है समाज में वो बहुत बड़ा है। तो इस वजह से मुझे तो लगता है कि बहुत दिनों से भद्रलोक तो नाराज़ थे ही, वामपंथियों पर बहुत ही नाराज़ थे। इस वजह से आपको पता ही है, आप तो मीडिया में खुद काम कर चुके हैं, अभी भी कर रहे हैं, कि अंग्रेज़ी भाषा की जो मीडिया है उसमें बंगालियों की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। तो वो ज़्यादातर ऐसे ही बंगाली है जो कलकत्ता से जाके दिल्ली में काम करते थे, तो उनमें वो नाराज़गी भी है कि हमें अपना शहर छोड़ना पड़ा। और ये एक ऐसा अजीब शहर है, अगर आप 1970s की सत्यजीत राय की फिल्म्स देखेंगे जो उसको बोलते हैं कैलकटा ट्रिलॉजी, उन तीनों फिल्मों में 3 फिल्में हैं, एक है प्रतिद्वंदी जिसका मतलब है एडवर्सरी, और एक है कंपनी लिमिटेड, बांग्ला में हम बोलते हैं सीमा बौद्धो, और एक है जॉनो और ओन्नो। तो इन तीनों फिल्मों में वो जो नायक वो बार बार अपने मुंह से कहता है कि कुछ तो है इस शहर में, मैं इसको छोड़ के नहीं जा। फिर भी हालांकि 70 का दशक है, नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, बेरोज़गारी का दौर था, ये इंदिरा गांधी का वो इंडिया था, है ना, 70s से 80s तक। तो वो एक नाराज़गी लेके वो गए थे दिल्ली या बम्बई, जहाँ भी गए हैं, तो वही मुझे लगता है उनके लेख में भी वही उठ के आता है कि ये कैलकटा जो है डेड सिटी है। कुछ शायद नेताओं ने भी, शायद मुझे लगता है राजीव गांधी ने कहा था कि डाइंग सिटी या ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, लेकिन ये हम पढ़ते भी हैं कि, पर यही लोग लिखते हैं, मेरे ख्याल से यही प्रभाव कर रहे हैं, इसीलिए लोग बोलते हैं कि डेड सिटी। तो वो एक नाराज़गी, वो एस्पिरेशन जो है कि हमारा जो इतना झलकता हुआ शहर था, कैपिटल ऑफ एम्पायर, वो एक तो 1911 में एक धक्का हुआ कि वो दिल्ली चली गई, उसके बाद एक जो पार्टीशन का जो बहुत बड़ा धक्का कैलकटा पे पड़ा, जो इतना हम सुनते नहीं हैं, क्योंकि अगर आप सोचिए हिंदी फिल्म के हिसाब से, बम्बई के हिसाब से पार्टीशन सिर्फ वेस्ट साइड पे ही हुआ है ना, क्योंकि वो सिर्फ पंजाबियों के ऊपर ही बनाते हैं। जितनी भी आप मूवीज़ देख लें, चाहे वो नंदिता दास की, हालांकि है ना, हिंदी सिनेमा जो है वो उधर से ही बनता है, ज़्यादातर उसने पंजाब को ही लिया।
लेकिन जब ये आप सोचिए जो नंदिता दास है वो तो इधर की है, हाँ जी। मतलब उड़ीसा की है। जी जी। तो उन्होंने भी मतलब मंटो की कहानियों से हम सुनते हैं, या फिर अब वो जो भी खुशवंत सिंह की कहानी है, तो हम लोग सोचते हैं जो एक तरह से मैं कह सकती हूँ कि नेशनल इमेजिनेशन एक प्रोजेक्ट करता है ना, बॉलीवुड जिसको कहा Correct, जाता है। correct. तो उस कल्पना में सिर्फ पंजाब पंजाब का ही पार्टीशन हुआ है, बंगाल का हुआ ही बड़ी नहीं है। बात कह रही हैं आप, जरूर। ये मुझे भी खटकता है हमेशा। अच्छा। आपने इसको कहा तो अच्छा लग रहा है। जी बताएं, बोलते तो रहिए। मुझे लगता है कि बहुत दिनों से ये काम चल रहा है। शायद अभी ये हम कहते हैं कि बीजेपी ने इसका फ़ायदा उठाया है, या वो उसमें उसी सुर में गा रही है, लेकिन बहुत दिनों से ये मतलब ये माना जाता है कि लिबरलाइजेशन के बाद कलकत्ता पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया? क्योंकि यहाँ पे वामपंथी है, उनको ग्लोबलाइजेशन और फ्री मार्केट्स, उनको जी ऐसे शब्द हम सुनते हैं ना, तो वो उन्होंने इसका एडवांटेज नहीं लिया। तो ये बहुत दिनों का एक दुख, जमा हुआ दुख है। तो आज शायद, मुझे पता नहीं, आज वो मतलब हमारे यहाँ तो वो कल्चर नहीं है मीडिया का कि जैसे हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के पहले बोलता है कि हम इस कैंडिडेट को, हमारा जो न्यूज़पेपर है इस कैंडिडेट को सपोर्ट करता है। हमारा तो वो कल्चर है नहीं। ठीक। लेकिन नहीं होने के बावजूद साफ है, आपको भी पता है कि कौन किसके तरफ है ना। जी जी जी। तो अगर ये साफ ये भी प्रकाश नहीं भी करते हैं कि हम बीजेपी की तरफ है, लेकिन ये जो एस्पिरेशनल जो है कि कलकत्ता पुराना हो गया है, मर गया है, अब फिर से इसमें एक नया इसको बचाने की ज़रूरत है। तो इसका फ़ायदा ज़रूर मैं कहूँगी कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी को मिल रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी ये जो सेंटिमेंट्स है ये है पब्लिक डोमेन में, तो बस वो उसी को उठा के बोल रहे हैं। जैसे कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो रतन टाटा यहाँ पे आएंगे, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाएंगे, अमेज़ॉन आ जाएगा, गूगल आएंगे। नहीं, उनके ऐसे आजकल जैसे मेरे जो कज़िन्स हैं वो सब पुणे, हैदराबाद और बेंगलोर में ऐसे जगह में काम करते हैं। कोई अमेज़ॉन में है, कोई किसी अच्छे बैंक में है, तो उनको लगता है कि ऐसी सरकार आएगी जो कि व्यापार के बारे में सोचेगी, तो उनके बच्चे भी वापस आ जाएंगे, उनका बुढ़ापा जो है वो अकेले नहीं कटेगा, घर आबाद रहेगा, उनकी प्रॉपर्टी देखने वाले लोग। तो ऐसे इस तरीके के जो है सपने हैं, वो सपने लेके शायद यही जो 70 के दशक के जो नक्सलवाद का जो दशक था, तभी से ये लोग गए हैं ना, 70s से। उसके बाद वामपंथी सरकार आई, उसके पहले भी थोड़े दिन के लिए आई थी। तो वही सपने अभी भी हैं, अभी भी पल रहे हैं। तो ये ममता जी के 10 सालों में इन सपनों को लेके मतलब कोई ऐसी चीज़ें नहीं हुई जिससे उनको वापसी का वो मिलता? ममता जी के ज़माने में भी वैसा ही रहा जैसा वामपंथी सरकार के ज़माने में था भद्रलोक के लिए? हाँ, मगर अगर आप सोचिए कि ममता बनर्जी की सरकार क्यों आई, 34 साल का जो ये वामपंथी फ्रंट था, ये क्यों गिरा? तो आपको याद होगा 2007-8 में 2 घटनाएं हुई थी। एक तो नंदीग्राम में जो जी क्या हुआ था, उसको फायरिंग कहते हैं, 7 या 8 लोगों की मृत्यु हुई थी। और फिर सिंगूर में जो लैंड मूवमेंट हुआ था, जिसकी वजह से फिर नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा को न्योता दिया कि आप आइए, गुजरात आइए, यहाँ पे आप बनाइए टाटा। तो ये जब ममता बनर्जी की सरकार 3 साल बाद आई 2011 में, पर इसी को माना जाता है कि ये जिसको हम अंग्रेज़ी पत्रकार बोलते हैं टर्निंग पॉइंट था 2007 से 8, 1 साल मतलब। तो उस वजह से वो आई। तो आप सोचिए कि उनका भी शायद, उनको भी लगा कि ये मेरा बेस है, मुझे इनके लिए, जिन लोगों ने मुझे ऐसे आंदोलन में जिन्होंने मेरा साथ दिया, उनके लिए मुझे कुछ करना है। और मीडिया को, आपको याद होगा कि अंग्रेज़ी मीडिया को ये बहुत बुरा लगा था कि क्यों रतन टाटा जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को क्यों तो पूरे मीडिया की जो उनका जो उनकी सिंपैथी थी वो बिल्कुल रतन टाटा के साथ थी। तो वो भी एक होता है ना कि एक सेंटिमेंट सा बन जाता है कि
ये ऐसी सरकार है जो व्यापार के खिलाफ है, नहीं, बड़े वो व्यापार के वामपंथी सरकार तो उनको लाना चाह रही थी। हाँ, लेकिन उसे आपने तृणमूल के बारे में हाँ पूछा है ना, तो तृणमूल तृणमूल का ने तो विरोध किया था। हाँ, तो वही लगता है ना, अच्छा। अंग्रेजी मीडिया को भी लगता है और अंग्रेजी मीडिया पढ़ने वालों को भी वही लगता है। लेकिन एक पढ़ने वाले सुनने वाले लंबे समय तक अंग्रेजी मीडिया ने और यहाँ जो उसका नेतृत्व करने वाले आनंद बाजार ग्रुप ने, उसके अंग्रेजी अखबार ने ममता बनर्जी को समर्थन दिया था। उनकी आलोचना हाँ। बाद में उसने शुरू की। हाँ। शुरू में तो उनका समर्थक था और आज की परिस्थितियों में फिर एक मैं कह सकता हूँ कि वो बीजेपी से डर के थोड़ा बहुत उसका पक्ष अच्छा, आपको ममता ऐसा जी की लगता ओर है। शायद मतलब वो बीजेपी का ज़्यादा आलोचक है, ये तो देश में लोग मानते हैं कि टेलीग्राफ इस समय अपनी खबरों में, अपने शीर्षकों में, अपने व्यंग में, अपने कार्टून्स में बीजेपी की आलोचना ज़्यादा पसंद करता है या करता है और लोग उसको पढ़ते हैं। जी जी नहीं, ये आप देखिए जो बड़े जो ग्रुप्स हैं, ये हमारे ईस्ट में आनंद बाजार पत्रिका ग्रुप बहुत बड़ी ग्रुप है। तो टेलीग्राफ उनका एक पेपर है जो इसके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ बोलती है, पर उनका ही एक टीवी चैनल भी है जो वो काफ़ी तो समर्थन करता है। काफ़ी मोदी जी का समर्थन, एबीपी जो राष्ट्रीय चैनल है वो तो समर्थन और कह जो सकते हैं। जो उनका सबसे बड़ा, हमारे बंगालियों के लिए उनका जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, जो मेन बंगाली न्यूज़पेपर है आनंद बाजार पत्रिका, इसको हम लोग मानते हैं, मैं मानती हूँ कि काफ़ी न्यूट्रल वॉइस है, काफ़ी न्यूट्रल वॉइस है। और ये इन्होंने तृणमूल को क्रिटिसाइज भी किया है, प्रशंसा भी किया है। तो पर ऐसा हो गया ना आजकल, तो ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऐसा एक ग्रुप क्रिटिकल है। आप टाइम्स ऑफ इंडिया को भी देख लीजिए, कहीं मिरर नाउ है जो थोड़ा सा क्रिटिकल है और उस तरफ टाइम्स नाउ है जो बिल्कुल भी क्रिटिकल नहीं है। तो ये तो आजकल का कैपिटलिज्म का ऐसा दौर है कि सारे प्रोडक्ट्स का चॉइस आपको एक चीज़, एक ग्रुप में मिल जाएगा जो आपको चाहिए। आपको क्रिटिसिज्म चाहिए, चॉइस ले लीजिए आप, वैसा ही है ना। लेकिन एक ज़माने में उन्होंने समर्थन किया था, टेलीग्राफ ने भी समर्थन, फिर वो बहुत क्रिटिकल हो गए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि शायद ये वामपंथी सरकार गिरेगी तो एक नई हवा चलेगी, व्यापार वापस आएगा, पर वो वैसा हुआ नहीं। शायद टेलीग्राफ सपोर्ट करता था, लेकिन जितना मुझे याद है उस ज़माने में मैं इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली में काम करती थी, तो वो उस न्यूज़पेपर में तो काफ़ी क्रिटिसिज्म, दिल्ली के अंग्रेज़ी न्यूज़पेपर्स में तो काफ़ी क्रिटिसिज्म था कि एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है, वो भी एक हेडलाइनिंग प्रोजेक्ट, 1 लाख रुपए की गाड़ी, तब तो काफ़ी चर्चा हुआ करता था। अब तो नैनो तो फेल्ड कार है, किसी को शायद याद भी, पर उस ज़माने में करते थे कि ये एक ऐसी गाड़ी होगी जो दुनिया भर में इसकी चर्चा होगी। तो तब काफ़ी क्रिटिसिज्म था कि ये ठीक नहीं है। एक बड़े ग्रुप को, वो भी टाटा ग्रुप, जिसका मिडिल क्लास में उसका काफ़ी नाम है कि कैपिटलिज्म विथ वैल्यूज़। ठीक है। तो इस वजह से, और मुझे लगता है कि एक कहा जाता है, कहा सुनी है, अंग्रेज़ी में हम लोग कहते हैं एपोक्रिफल स्टोरी, कि एक फ़ोटो देखने को मिलता है कि वो आदित्य बिरला की फ़ोटो है कि वो एक दिन वापस आ रहे थे अपनी गाड़ी में, कॉन्टेसा या ऐसी कोई बड़ी गाड़ी थी उस ज़माने की, वापस आ रहे थे तो कुछ वामपंथी कार्डर्स ने उनको रोक लिया और फिर उनको गाड़ी से निकाला, सारे कपड़े खुलवा दिए, उनको चड्डियों में उनको पैदल चलवाया था। तो फिर कहा जाता है कि ये कहानी है, मुझे पता नहीं कि ये सच है कि नहीं सच है, पर बहुत लोग इसको बोलते हैं कि तो वो वापस गए घर और उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अब हम लोग सीधा एयरपोर्ट जा रहे हैं। तो एक सूटकेस पैक किया, एयरपोर्ट गए और उन्होंने कहा कि हम कभी कलकत्ता वापस नहीं आएंगे, लेकिन अपना व्यापार पूरा बंद नहीं किया क्योंकि बिरला की तो उनका मेन हेडक्वार्टर्स तो कलकत्ता ही था। तो वहाँ गए तो वहाँ उनका कहते थे एक 100 इंडस्ट्रियलिस्ट का ग्रुप है जो ताज महल होटल में हर महीने एक दिन, जो जितने भी हैं उनके महिंद्राज हैं या वाडियाज है, जो भी उस दिन बॉम्बे में है वो मिलते थे। तो ये कहानी सबको बहुत बुरी लगी थी कि यार ये तो बहुत गलत बात है कि ट्रेड यूनियंस तो हम संभाल लेंगे, वो तो हम जैसे व्यापारी कहते हैं ना कि वो तो हम संभाल लेंगे, पर ये इन्होंने पर्सनल ह्यूमिलिएशन माना था कि
एकदम चड्डी मतलब कपड़े उतार के चड्डियों में वॉक करवाया था, तो कलकत्ता में कभी व्यापार मत करो। तो उसके बाद इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला था बुद्धदेव भट्टाचार्य जी को, जी जी मिला था या वो खुद लाए थे, उन्होंने लाए थे, इनिशिएट हाँ। किया था। तो इस वजह से शायद अगर हम माने कि ये एपोक्रिफल स्टोरी सच है, अगर सच ना भी हो फिर भी मिथ का भी एक वैल्यू होता है ना, कि लोग जैसे लोग कहते हैं कि बंगाल के लोग काम नहीं करते, लेकिन मैं कहती हूँ कि बंगाल के लोग इतने गरीब हैं और गरीब आदमी काम किए बिना कैसे रह सकता है। जी 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 जी। तो ये इसको मिथोलॉजी कहते हैं। तो ये शायद एक मिथोलॉजी है कि एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट स्टेट, ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बड़े व्यापारियों को काम करने का वातावरण नहीं मिलेगा। ये भावना अभी बनी हुई। हाँ, और उस घटना की वजह से फिर और भी बढ़ गया, मतलब सिंगूर घटना की वजह से। हमारा चूँकि हम लोग तो इंटरनेट पे हैं, बहुत लंबा इंटरव्यू किया जा सकता था, किया जाना चाहिए, ये सब बातें भी होनी चाहिए चुनाव में। अभी तो कल्चर, सिनेमा और सब भद्रलोक से जुड़े दूसरी चीज़ों पे बात होती। शायद अगली बार मैं फिर अगले टर्म में आ ही रहा हूँ तो करूँगा, हो सकता है मैं पार्ट 2 करूँ इस पर आपसे बात हो। बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छी हिंदी आप बोलती हैं। अच्छा, बोलते रहा करिए। धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।